हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो मौलिक अधिकार का टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने 12 से लेके और 28 तक जो मौलिक अधिकार हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम अपना जो 5वां मौलिक अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति का मौलिक अधिकार है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखते हैं आज अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो अगले वीडियो नोट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बात करते हैं जो आर्टिकल 29 है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो अपना 5वां जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है। तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक? 29 से 30 तक, यानी कि 29 से लेके 30 तक जो आर्टिकल हैं वो शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड हैं। तो बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। तो जो सभी संप्रदायों यानी धर्मों से संबंधित है और जिसमें कि सभी को अपनी संस्कृति बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। इसमें ये जो आर्टिकल 29 है वो क्या कहता है कि जो या तो हम संप्रदाय भी बोल सकते हैं, धर्म भी बोल सकते हैं, कि सभी संप्रदायों से रिलेटेड है ये। इसमें कोई एक जो विशेष संप्रदाय जो है उससे संबंधित नहीं है। इसमें कोई एक विशेष संप्रदाय या धर्म की कोई बात नहीं की गई है, बल्कि सभी संप्रदायों से रिलेटेड है। और इसमें सभी को अपनी संस्कृति बनाए रखने और शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 29 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 यानी कि अल्पसंख्यकों से संबंधित है जो अनुच्छेद 30 है ये। और इसमें कहा गया है कि जो भी नागरिक हैं उनको धार्मिक और भाषाई आधार पर जो है अपनी संस्कृति और लिपि बनाए रखने का अधिकार है। यानी कि इसमें जो आर्टिकल 30 है इसमें अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। और आज तक हम लोगों ने जहां तक भी देखा है कि धार्मिक आधार पर ही ज्यादा मतलब ये जो है देखने को मिलते हैं। बाकी भाषाई आधार पर सरकार के द्वारा भी कम जो प्रयास किए गए हैं और कम मतलब कदम उठाए गए हैं। लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो धार्मिक और भाषाई दोनों से रिलेटेड है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें केवल धार्मिक आधार पर ही मतलब प्रावधान नहीं किए गए हैं, बल्कि भाषाई आधार पर भी जो अपना संविधान है उसमें आर्टिकल 30 में भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को संस्कृति और लिपि बनाए रखने का अधिकार जो है वो इसमें दिया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं आर्टिकल 31 पर, यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति व लिपि बनाए रखने से संबंधित है और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से संबंधित है। ये है आर्टिकल 31, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक। लेकिन ये हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो अल्पसंख्यक शब्द है वो संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि ये कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्कृति और लिपि बनाए रखने का अधिकार जो है उनको संविधान के द्वारा दिया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान और सरकार का हस्तक्षेप, यानी कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनके ऊपर जो सरकार का हस्तक्षेप है वो किस तरीके से, कौन कौन से केस ऐसे आए हैं। एक आया था केरल शिक्षा विधेयक केस 1957 में। तो उस टाइम क्या थे कि केरल के जो शिक्षा मंत्री थे वो थे जोसेफ मुंडसेरी। तो उनके द्वारा जो है विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वहां के जो तत्कालीन केरल के जो राज्यपाल थे बरगुला रामकृष्ण राव, उन्होंने जो है इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया था। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां के जो राज्यपाल थे वो कौन थे। राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे बरगुला रामकृष्ण राव ने जो आर्टिकल, ये सब हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 200 जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जो भी विधेयक हैं उनके ऊपर, तो कहा गया कि जो आर्टिकल 200 है उसमें तो ये कहा गया है कि विधेयक पर जो है वो अनुमति देता है, मतलब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और जब वह अनुमति देता है या फिर अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। इसमें तो राज्यपाल के लिए ये उपबंध जो है वो संविधान में किया गया है। लेकिन जो आर्टिकल 201 है उसमें ये कहा गया है कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो घोषित करेगा कि वह विधेयक को अनुमति देता है या फिर अनुमति रोक लेता है।
तो इस जो केस आया था, जो ये केरल वाला जो शिक्षा विधेयक केस आया था, केरल शिक्षा विधेयक केस 1957 में, इसमें कहा गया था, इसमें जो शिक्षा मंत्री थे मुंडसेरी, उन्होंने मतलब विधानसभा में रखा, और राज्यपाल ने जो है, राज्यपाल बरगुला राम कृष्ण राव ने ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया था। कौन से आर्टिकल में? 201। तो हमें ध्यान रखना है आर्टिकल 201 और 200, ये दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना है। आर्टिकल 200, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा के द्वारा विधान परिषद या फिर विधान परिषद वाले जो राज्य वहां, तो दोनों सदनों में जब पारित कर दिया जाता है, तब वहां के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और राज्यपाल घोषित करेगा कि विधेयक को या तो अनुमति दे देता है, या फिर अनुमति नहीं देता है, या रोक लेता है, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है। ये तो हुआ अपना आर्टिकल 200। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 201 की। तो इसके अंतर्गत जो है विधेयक को राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित रख सकता है। तो इसमें आरक्षित रखा, और राष्ट्रपति ने जो है आर्टिकल जो 143, जिसमें हम सबको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे राष्ट्रपति परामर्श मांगता है, तो जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल जो 143 है उसके अंतर्गत जो है परामर्श मांगा, और जब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। अब हम देखें कि आर्टिकल जो 143 है उसके अंतर्गत हम सब जानते हैं कि कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि ना तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा जो भी सुझाव दिया गया है तो उसको मानने के लिए ना तो राष्ट्रपति बाध्य है, और ना ही जब राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांगा गया है या फिर सलाह या परामर्श मांगा गया है तो वो परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है, ना तो राष्ट्रपति बाध्य है सलाह मानने के लिए, और ना ही सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाध्य है। तो ये है आर्टिकल 143, और इस पर जो है ये जो प्रभाव है या फिर ये जो हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण किया है, तो कनाडा का जो प्रभाव है देश का, वो हमारे संविधान पर जो 143 जो आर्टिकल है उस पर दिखाई देता है। तो किस देश का प्रभाव दिखाई देता है? कनाडा के का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज 1985 का, और इसमें कहा गया है कि सरकार को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्था यानी कि जो अल्पसंख्यक जैसे मदरसा वगैरह हैं तो इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये भी जो है इस केस में कहा गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, सेंट स्टीफन कॉलेज 1985 में सरकार को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पाई फाउंडेशन 2003 में जो नए तथ्यों के अनुरूप जो नवीन निर्णय लिए गए थे, उनमें एक तो धार्मिक और भाषाई दो प्रकार की जो अल्पसंख्यकों को संरक्षण जो है वो इसमें दिया गया। नेक्स्ट इसमें जो है अल्पसंख्यक के दर्जे का आधार राज्य की जनसंख्या होगी, जैसे पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक दर्जे का आधार राज्य की जनसंख्या जो है वो किस में केस में बताया गया था? तो पाई फाउंडेशन केस में बताया गया था। और धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों का संरक्षण जो है वो किस केस में से संबंधित है, किस केस में दिया गया? तो पाई फाउंडेशन केस में दिया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्ड नंबर का कि सरकार उन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप कर सकती है जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित हों, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो हैं वो वित्त पोषित हैं तो उन पर सरकार जो है वो हस्तक्षेप कर सकती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गैर वित्त पोषित जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को भी निम्न निर्देश जो हैं वो मान्य होंगे, यानी कि जो 50% सीटें यदि सभी समुदायों के लिए खुली रहनी चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि ये प्रावधान हमारे संविधान में भी किया गया है। तो अपने समुदाय की 50% आरक्षित सीटों में भी योग्यता के नियम की पालन हो और बोर्ड विश्वविद्यालय के मानकों में भी योग्यता के नियमों का पालन हो। तो ये हमारा हुआ आर्टिकल जो है आर्टिकल 31A, और इसमें हम लोगों ने देखा कि जो आर्टिकल 31 है उसमें सबसे पहले केरल शिक्षा विधेयक केस आया था, और उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज, उसके बाद पाई फाउंडेशन में 3 प्रकार से जो है
नवीन जो निर्णय हैं वो दिए गए थे। पहला तो धार्मिक भाषाई 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का संरक्षण। तीसरा है अल्पसंख्यक के दर्जे के आधार पर राज्य की जनसंख्या, जैसे पंजाब और हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। और तीसरा दिया गया है सरकार उन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप कर सकती है जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो। और फोर्थ इसमें दिया गया है कि गैर वित्त पोषित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी निर्देश दिए जा सकते हैं, जिसमें जैसे कि 50% सीटें समुदाय के लिए खुली रहेंगी, अपने समुदाय 50% आरक्षित सीटों में योग्यता के नियमों का पालन हो, और बोर्ड विश्वविद्यालय के मानकों में भी योग्यता के नियमों का पालन हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 31 पर। तो सब जानते हैं कि जो अपना मूल संविधान था उसमें जो है 7 मौलिक अधिकार जो है वो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था और 20 जून 1989 में लागू हुआ था, तो इसी जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 31 का अपना संपत्ति का जो आर्टिकल 31 में दिया गया था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको हटाकर 300A में डाल दिया गया, जो कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 12 और आर्टिकल 300A में डाला गया है। और ये आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें नहीं आता है, बल्कि यह एक कानूनी या विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो ये हम जानते हैं कि कानूनी और विधिक अधिकार, कानूनी या विधिक अधिकार या फिर मौलिक अधिकार जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार हैं जिनके लिए तो हम सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कानूनी या विधिक जो अधिकार है उसके लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट की सहायता नहीं ले सकते या सीधा सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका नहीं लगा सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 31 में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन जैसे मैंने आपको बता दिया 1978 के द्वारा ये निष्कासित कर दिया गया, और भाग 12 में अनुच्छेद 300 में कानूनी या विधिक अधिकार जो है इसको बना दिया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 31A की। तो सरकार के द्वारा जो व्यक्ति की संपत्ति का अर्जन कर सकती है, 31A में कहा गया है कि जो सरकार व्यक्ति की संपत्ति का अर्जन कर सकती है, यानी कि जैसे सरकारी जो चीजें होती हैं, जैसे कुछ भी सरकारी, जैसे जो फोन के लिए लाइन बिछाने का काम है या बिजली के लिए विद्युत से रिलेटेड जो भी काम है, तो उसके लिए सरकार जो है वो संपत्ति, किसी की भी संपत्ति जो है, व्यक्ति की संपत्ति जो है उसका अर्जन कर सकती है, और वो उसको मतलब वैसे पैसे नहीं देगी, वो कुछ मुआवजा जो है व्यक्ति को देगी। तो इस तरीके से उसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और दूसरा जो 31B है उसमें कहा गया है कि 9वीं अनुसूची की को क्रियान्वित करने के लिए संपत्ति के अधिकार का अतिक्रमण हो सकता है। 9वीं अनुसूची यानी कि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो सबसे पहला जो अपना संविधान संशोधन 1951 में जो कि 9वीं अनुसूची में डाला गया था, तो उसी को क्रियान्वित करने के लिए संपत्ति के अधिकार का अतिक्रमण हो सकता है। तो यही बात जो है आर्टिकल 31B में कही गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये जैसे मैंने बता दिया प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में ये जोड़े गए, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 31C की। तो 31C में कहा गया है कि जो 25वां संविधान संशोधन के द्वारा तो 31C जोड़ा गया, और इसमें प्रावधान था कि जो अनुच्छेद 39B और C हैं को क्रियान्वित करने के लिए 14, 19, 31 का उल्लंघन हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यानी इसमें क्या कहा गया, जो 25वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल 31C जो हमें जोड़ा गया है, उसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 39B यानी कि किससे रिलेटेड है 39B, ये है कि जो संसाधन है उनके ऊपर सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और ये तो है मतलब सार्वभौमिक जो समानता की बात कौन करता है, तो 39B करता है, यानी कि जो है जो संसाधन है उनका सामूहिक हित में प्रयोग होना चाहिए। और 39C जो है वो उसमें क्या कहा गया है कि जो भी संसाधन या फिर जो भी धन का जो है वो केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, या कोई व्यक्ति विशेष में जो है इसके द्वारा नहीं खरीदा जाना चाहिए, बल्कि इसका धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो यही जो है आर्टिकल 39C में कहा गया है। तो इनको क्रियान्वित करने के लिए यानी कि
सामूहिक जो संसाधन है उनका प्रयोग, संसाधनों का प्रयोग सामूहिक हित में होना चाहिए और धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो इनको क्रियान्वित करने के लिए जो आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो सकता है। यानी 14 में क्या दिया गया है, 14 का जो अपना आर्टिकल है उसमें विधि के समक्ष समता, और आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 31 में जो है वो संपत्ति का अधिकार जो पहले था लेकिन उसके द्वारा जो वही जो हटा के मतलब उसमें कर दिया गया, तो इनका उल्लंघन हो सकता है। ये बात इसमें 31C में 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जिसको जोड़ा गया था इसमें कही गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 31D की। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके द्वारा ये जोड़ा गया है 31D, और इसमें कहा गया है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर संपत्ति कुर्क की जा सकती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इंक्लूड पाया जाता है या फिर उसमें लिप्त पाया जाता है तो व्यक्ति की संपत्ति कुर्क यानी जब्त कर ली जाएगी। और ये 43वें संविधान संशोधन जो एक्ट 1978 के द्वारा ये प्रावधान जो है वो हटा दिया गया है। तो ये हमारे हुए आर्टिकल 30 और 31। तो आज हम इतना ही इस वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपना जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हम जो आर्टिकल 32 है, 33, 34, 35 उसको देखेंगे। और 32 जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपना, तो उसमें हम जैसे कि सबको पता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यह जो है संविधान की आत्मा इसको कहा गया है, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो वही रिटें हम क्रम से पढ़ेंगे और एक एक रिट को जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले वीडियो नोट में हम फंडामेंटल राइट्स जो है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।